हेलो, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सारे बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ही अच्छा हूँ और फिर से एक बार कोशिश करी है आपके लिए जो सीसैट 2024 है उसका डिटेल सॉल्यूशन बनाने की। 2023 का जो सॉल्यूशन मैंने बनाया था उसमें कुछ बच्चों का ये था कि सर मैथ्स वाला पार्ट भी आप ले लीजिए। तो बट ऐसा है कि जो लॉजिकल पार्ट है, लॉजिकल ही मेरी स्पेशलाइजेशन है और उसमें मैं आपको एज़ कम्पेयर अदर सब्जेक्ट लाइक वहाँ पे मैथ्स भी है और फिर इंग्लिश भी है, उसका एक्सप्लेनेशन मैं दे सकता हूँ आपको, लेकिन वो वाली बात नहीं होगी जो रीजनिंग में जो लॉजिकल पार्ट में होता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं मेरा जो बेसिक है, जो मैं पढ़ाता रहा हूँ पिछले 10 टू 12 ईयर से, मैं उस पे ही उसके साथ ही स्टिक रहूँ। और बाकी अगर ज़रूरत हुई वैसे तो मैथ्स के लिए कोई दूसरे टीचर से बात करेंगे, बात चल रही है, जल्दी ही नए वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं अपने सब्जेक्ट रीजनिंग के लिए साथ में चलूँ। हाँ, आपको अच्छा लगा इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और वो जो आपके कमेंट्स थे कुछ, उसी की वजह से मैं थोड़ा सा और मोटिवेटेड हो पाया कि हाँ चलो ठीक है, 2024 का लेके आते हैं। और ऑल्दो आप में से किसी ने बताया कि 2023 का जो सी सेट था वो एज कम्पेयर टू अदर ईयर्स थोड़ा सा मुश्किल रहा था, लेकिन मेरे को अगर देखो तो क्वेश्चन में शायद बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं दिखे। हाँ, कुछ बच्चों का ये था कि सर जो टॉपिक में एक्चुअली में पढ़ाया जाता है या मैंने जहाँ पढ़ाया था उनमें से एक बच्चे का आया था कि सर टॉपिक में आपने जो पढ़ाया था उससे रिलेटेड क्वेश्चन तो नहीं आया था। अब बच्चा देखो, एक सिंपल सा एग्जांपल मैं बताता हूँ। जैसे क्यूब, क्यूबॉइड या डाइस की बात कर ले तो डाइस के क्वेश्चन बहुत रेयर पूछे जाते हैं, क्यूब और क्यूबॉइड से क्वेश्चन लगातार देखा गया है। अब जो बेसिक क्लास में पढ़ाया जाता है उसमें क्या पढ़ाया जाता है कि क्यूब कितने तरीके का होता है, उसके कौन कौन से ऐसा क्यूब है जिसके 3 फेसेस दिख रहे होते हैं, जिसके 2 फेसेस दिख रहे होते हैं, जिसके एक भी नहीं दिख रहे होते, ऐसे क्यूब। जब क्यूबॉइड की बात करते हैं तो अपन ये भी देख सकते हैं कि कौन कौन से ऐसा क्यूबॉइड है जिसके 4 फेसेस दिख रहे हैं, है ना। ऐसी वाली कंडीशंस होती है। तो क्लास में जो बेसिक पैटर्न पढ़ाया जाता है उससे रिलेटेड आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा सॉल्व करने पड़ेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि इस दुनिया में बनने वाले जितने क्वेश्चन है सारा आपको क्लास में ही सॉल्व करा दिया जाए। ऑल्दो मैं अब जिस पैटर्न पे आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, किस पैटर्न पे, ये जो ऑनलाइन वाले में है, इसमें मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपके लिए मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन मैं खुद सॉल्व कर दूं, है ना। न केवल प्रीवियस ईयर के, बल्कि मैंने कुछ ऐसी कंडीशन बना रखी है, टाई अप की बात हो रही है, तो ज़्यादातर जो सिविल सर्विसेज की कोचिंग प्रोवाइड करने वाले हैं उन सब के मॉडल सेट मेरे पास विद इन वीक आ जाएंगे। उनके जितने भी मॉडल सेट है, लाइक आप कुछ बड़े नाम है जो राजेंद्र नगर में है या करोल बाग में है या फिर नेहरू विहार में, कुछ बड़े नेम है आपको पता होगा। उन सब के जो मॉडल सेट है वो मेरे पास आने वाले, और मैं सबका मॉडल सेट के एक एक क्वेश्चन ही आपको सॉल्व करा दूंगा। लेकिन फिर से मैं कह रहा हूँ कि उसमें का मैं कराऊंगा लॉजिकल रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश का जो सेगमेंट है वो मेरा मतलब यूँ कह लो कि मेरा फोर्टे नहीं है, उसमें मैं अपना 100% शायद नहीं दे पाऊंगा, इसीलिए ठीक है। तो चलिए करते हैं कोशिश इस वाले का, देखते हैं कि 2024 में क्या क्या लिया था। अब बात रही बेसिक क्लास की, तो मैंने आपको बता ही दिया था कि जो बेसिक क्लास होगी हमारी वो कल से शुरू होगी, और कल मैं सबसे पहले क्यूब एंड क्यूबॉइड ही पढ़ाने वाला हूँ, उस बच्चे की शिकायत की वजह से ही कि सर जब आपने ऑफलाइन पढ़ाया था तो वो वाली बात नहीं थी। तो इस बार मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, वो भी पढ़ाऊंगा जो ऑफलाइन पढ़ाया था, और साथ में वो भी बताने वाला हूँ जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे, कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब मेरी बात समझो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, अगर आपको लग रहा हो आप जब तक सॉल्व कर लो, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सिविल सर्विसेज यूपीएससी आपसे डायरेक्ट कट टू कट क्वेश्चन क्यों पूछेगा, और अगर पूछ ही लिया जाए तो उस पेपर का जो लेवल है क्या वो बना रह पाएगा? नहीं ना। इसका सिंपल मतलब ये कि कुछ तो ट्रिकी लाएगा ही, कुछ तो डिफरेंट लाएगा ही, ताकि आपके लॉजिकल माइंड को चेकआउट कर पाए, आपको समझ पाए कि हाँ आप किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में जहाँ पर आपने जो तैयारी कर रखी है, जिस चीज़ के लिए आप, अगर वो सिचुएशन नहीं मिलता, कुछ डिफरेंट मिल जाता, तब आप क्या करने वाले हो, क्या कर सकते हो, ठीक है। तो आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहो। हाँ, बस मैं फिर से यही बोलूंगा कि बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से पढ़िए, लेकिन उसके साथ नंबर ऑफ क्वेश्चंस इतने आप लगा लो, प्रैक्टिस इतना कर लो कि क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट भी आ जाए, टॉपिक से रिलेटेड हो बट कुछ अलग लॉजिक उसमें लगा रखा है, तो वो आपसे छूटे नहीं। समझ आ रही बात? बाकी मिलके मैंने अभी शुरुआत करी है, और जब तक आपका प्री होने वाला होगा मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको इस पर्टिकुलर सेक्शन में आपको उस सिचुएशन तक पहुंचा दूंगा, उस कंडीशन तक पहुंचा दूंगा जहां पर ये वाली शिकायत तो इस बार मैं दूर कर ही दूंगा आपकी, कि टॉपिक पढ़ लिया, क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, या क्वेश्चन कर पा रहा हूं तो वो ट्रिक नहीं लग रहा है। ये वाली शिकायत मैं आपकी दूर कर दूंगा, मैं अपने एंड से 100% श्योर हूँ।
मिल के काम करते हैं। चलिए देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है। सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा है हाउ मेनी टाइम्स द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड कोइंसाइड इन अ क्लॉक बिटवीन 10 AM। ये आपको पता चल चुका है किस टॉपिक का क्वेश्चन है, क्लॉक का है। जैसे मैंने आपको बताया कि कैलेंडर है, क्यूब है, डाइस के अलग अलग क्वेश्चन है, वैसे ही ये वाला जो क्वेश्चन है वो किस सेगमेंट का है, क्लॉक है सेगमेंट, क्लॉक सेगमेंट का क्वेश्चन है। और मैं आपको बेसिक भी थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए क्लॉक में बेटा 4 से 5 पैटर्न का क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे कैसा पूछा जाएगा, उसमें जो यहीं पे पूछ लिया है डायरेक्टली, क्या पूछा है, हाउ मेनी टाइम्स द आवर हैंड द मिनट हैंड कोइंसाइड करना या ओवरलैप करने की बात कही गई है कि 1 घंटे में कितनी बार ओवरलैप करता है, 12 घंटे में कितनी बार, 24 घंटे में कितनी बार, यानी कि कोइंसाइड और ओवरलैप का। इसमें कई बार ना आपसे टाइम गिवन होगा और क्या पूछ लेता है, एंगल पूछ लेता है। कई बार क्या होता है, एंगल गिवन होगा और आपसे क्या पूछ लेगा, टाइम पूछ लेगा। क्लॉक का वाटर इमेज और मिरर इमेज भी पूछ लिया जाता है। 3-4 सेगमेंट है। अब जैसे अभी मैं कह रहा हूँ कि डाइस एंड क्यूब वाला, क्यूब और क्यूबाइड का सेगमेंट जैसे कंप्लीट करेंगे मैं इसी पे आने वाला हूँ, मैं आपको क्लॉक ही पढ़ाऊंगा, ठीक। अब देखिए क्या लिखा है, हाउ मेनी टाइम्स आर हैंड एंड द मिनट हैंड कोइंसाइड का मतलब होता है ओवरलैप कर देना, ओवरलैप इन अ क्लॉक बिटवीन 10 AM to 2 PM सेम डे। तो बेसिकली आपसे बोला क्या गया, इसको समझिए क्लॉक के कॉन्सेप्ट से। ये आपकी घड़ी है और इसमें ये हमने मान लिया 12, ये 6 कितने बजे से लेके रखा है, 10 AM से 2 PM तक की बात कर लिए। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो अपने से ये बात क्या कह रहा है, अपने से कह रहा है कि मेरे को एक बात बताओ, ये 10 बजे से लेके 2 बजे के बीच का ये जो पीरियड है, इसमें आर हैंड और मिनट हैंड एक दूसरे को कितने बार कोइंसाइड करेगा, कितने बार ओवरलैप करेगा। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक और चीज समझो, जब कोई भी मिनट हैंड और आर हैंड जब एक दूसरे को कोइंसाइड करेगा, ओवरलैप करेगा, इसका मतलब उन दोनों के बीच में दूरी नहीं होगी, कोई डिग्री नहीं होगा। कितना डिग्री होगा, 0 डिग्री बनेगा। समझ आई बात। कोई इनसाइड या ओवरलैप की बात जब कर दे तो वो दोनों का दोनों हैंड, मिनट हैंड और आर हैंड एक दूसरे पे ऐसा सिचुएशन में होगा, और अगर ओवरलैप कर रहा हो उस सिचुएशन में हो, इसका मतलब उसके बीच में क्या है, 0 डिग्री बन रहा है। तो आपसे बेसिकली क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स ये ऐसा कंडीशन आएगा कि 10 से 11 के बीच में 0 डिग्री, 11 से 12 के बीच में 0 डिग्री, 12 से 1, 1 से 2, ये आपसे पूछा गया। मैं चाहूँ तो डायरेक्टली इसको पुट कर दूं आंसर कि हाँ इसमें इतना, इसमें इतना, इसमें इतना बता सकता हूँ, लेकिन ये अच्छा नहीं होगा, आप इसको समझ लो। सबसे पहले 10 से 2 है ना, तो अपन ये 0 डिग्री मान लेते हैं कितना, 10 से 11 के बीच में, ठीक है। इसका जो पैटर्न होता है फाइंड करने का, एक तो पैटर्न था फाइंड करने का कि जब आप डिग्री फाइंड कर लेते हो तो सिंपली क्या करते हो, 30h - 11/2m, यही होता है ना, 30h - 11/2m। एंगल गिवन होगा, एंगल अपन फाइंड कर लेंगे कि 0 डिग्री कब बनने वाला है। अगर डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो डिस्क्रिप्टिव के भी 2 पैटर्न होते हैं, तो मैं अभी आपको ट्रिक नहीं, आपको डिस्क्रिप्टिव बताता हूँ। वो शिकायत जो आपकी है पहले उसको खत्म करते हैं, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है, 0 डिग्री 10 to 11 के बीच में, ठीक है ना। अच्छा, 10 to 11 के बीच का मतलब यह है कि 10:01 से लेके 10:59 तक, करेक्ट है। 10 बजे से 11 बजे के बीच, मतलब अपन 11 से आगे क्रॉस नहीं करेंगे। तो अपन इसमें यूज किसका करेंगे, इस 10 का यूज करने वाले हैं, ठीक है। और 10 को अपन किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 से, और ये क्या हो जाएगा 300। अब आप कहोगे कि 30 से क्यों मल्टीप्लाई कर दिया। तो बच्चों हर घंटे में जो डिग्रियां बनती है वो 30 डिग्री बनता है। कैसे, क्योंकि ओवरऑल कितने हैं, ओवरऑल अगर जो क्लॉक मैंने बनाया था, ये क्लॉक जो सामने हमारे वो कितना, एक सर्कल है 360 डिग्री, और 360 डिग्री को अपन कितने आवर्स में कवर कर लेते हैं, 12 घंटे में। और अगर 360 = 12 या 12 = 360, तो 1 = क्या हो जाएगा, 360/12 = 30। तो 1 में 30 है तो 10 में कितना हो गया, 10 × 30 = 300, ठीक है। अब ये 300 में आपसे यहाँ पर 0 डिग्री पूछा है तो 0 डिग्री प्लस या माइनस कर देते हैं, लेकिन सपोज कर लो कोई और डिग्री होता तो जो भी डिग्री होता है उसको अपन यहाँ पे प्लस माइनस करते हैं। तो 300 में 0 डिग्री प्लस करने से फॉर्चुनेटली कोई चेंज नहीं आने वाला है। और अब इसको
2/11 कर दीजिए। अब आप ये पूछ लोगे कि सर ये 2/11 क्या हो गया, यही है ना, 2/11 क्या हो गया। 2/11 होता है बेसिकली रिलेटिव स्पीड, लेकिन फिलहाल अपन उतना डीप नहीं जा रहे, मैं वो जब टॉपिक पढ़ाऊंगा तो आपको बता दूंगा। यहाँ पर अभी जो कर रहा हूँ वो आप देख लीजिए। सबसे पहले मैंने जो r है उसमें 30 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद जो भी डिग्री गिवन है उसमें हमने ऐड कर दिया और फिर फाइनली ये कर दिया, ठीक है। अच्छा, ये जब मैं करूँगा तो हमारे पास ये आएगा 600/11, इसका मतलब 11 5 जा 55 बचेगा, 550, 11 4 जा 54, 5/11, इसका मतलब ऑलमोस्ट 10:54 पे, 10:54 पे, जो हमारी घड़ी है, मैं छोटी सी यहाँ पर दोबारा बना देता हूँ ये, ठीक है। और इसमें हमने ये 12 ले रखा था, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 11 है, 10 है और 9 है, और अपने को इस 10 से लेके इस 2 तक के बीच में फाइंड करना है। तो 10 से 11 के बीच में तो एक बार बन गया, ठीक है। क्या 11 से 12 के बीच में भी बनेगा? क्या 12 से 1 के बीच में भी बनेगा? क्या 1 से 2 के बीच में भी बनेगा? तो देखो 1 से 2 के बीच में भी एक बार बनेगा। अब बात रही क्या 11 से 12 के बीच में बनेगा, एक बार चेक कराता हूँ, फिर मैं डायरेक्टली आपको कैलकुलेट करा दूंगा। 11 से 12 में अगर मैं चेक करूँ सेम पैटर्न पे, तो 11 × 30 आप करोगे तो क्या हो जाएगा 330। 330 में अपन जीरो अगर ऐड भी करें तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, तो अपन डायरेक्टली अपन क्या कर देते हैं 2/11, ये हो जाएगा 660/11 इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 मिनट। क्या 10:60 होता है? नहीं, तो क्या हो जाएगा एग्जैक्टली 11 बजे। इसका मतलब ये कि आर हैंड 11 पे होगा और मिनट हैंड 12 पे होगा। इसका सिंपल मतलब ये कि 11 से 12 के बीच में ओवरलैप करेगा ही नहीं। क्या 12 से 1 के बीच में ओवरलैप करेगा? बहुत सिंपल समझाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा इसको। 12 से 1 के बीच में ओवरलैप करेगा क्या? समझो, सारे फॉर्मूले ट्रिक्स ये वो सब छोड़ दो। सपोज कर लो कि ये आर हैंड 12 पे है और मिनट हैंड 12 पे है, यहाँ से पहले कौन निकलेगा? एकदम सिंपल सी बात है कि इस पूरे सर्कल को, मिनट को कवर करना है, आर हैंड तो 12 से चल के 1 पे आएगा, इसका मतलब यहाँ से पहले मिनट निकलेगा। अब ध्यान से सोचिए, स्पीड किसकी ज़्यादा होती है, मिनट हैंड या आर हैंड की? ऑफ कोर्स मिनट हैंड की ज़्यादा होती है। और अगर मिनट हैंड की स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, मिनट हैंड पहले निकल गई, तो क्या ये आर हैंड जब वहाँ से चल के यहाँ तक पहुँचेगा 1 घंटे में, तो मिनट हैंड से कभी मिल पाएगा क्या? ना, बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगा। समझ आई बात? अब आपसे मैंने बता ही दिया था कि 1 से 2 में एक बार, 10 से 11 में एक बार, और एक बार एग्जैक्टली 12 पे बजेगा। इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा 3। और बहुत सारे बच्चों ने गलत किया था इस क्वेश्चन को। आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि पैटर्न हम फाइंड कैसे करते हैं, ठीक है। दूसरा मैं आपको ये बता देता हूँ यहीं पर चलते चलते, सुनो, 0 डिग्री हर घंटे में 1 आवर में 1 टाइम, लेकिन 12 आवर में सिर्फ 11 टाइम ही बचता है ना। इसके पीछे रीजन ये है कि ये 1 से 2 में एक बार, 2 से 3 में एक बार, 3 से 4 में एक बार, 4 से 5 में, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11 सब में बचेगा। तो काउंटिंग करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 11 से 12 और 12 से 1 के बीच में नहीं बचता है, क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली कितने पे बच जाता है 12 पे। तो टोटल काउंटिंग करते हैं तो क्या हो जाता है 11 बार। और हमसे पूछा था क्या 10 से लेके 2 के बीच में, 10 से 2 के बीच में 10 से 11 में एक बार बना, 1 से 2 में एक बार बना 2 बार, और 11 से 12 और 12 से 1 में डायरेक्टली नहीं बना था, सीधा 12 से एग्जैक्टली 12 बजे बन गया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा शार्प एट 3 PM, ठीक है। चलिए, आई होप क्लियर हुआ। क्या पूछा? द कैलेंडर फॉर द ईयर 2025 इज सेम फॉर, समझ आई बात? कैलेंडर 2025 कब होगा? अच्छा, अब समझो, कैलेंडर में इसमें भी एक बड़ा ही कॉन्सेप्ट है। ये होता है किस चीज का? रिपीट का, कि कैलेंडर अपने आप को कितने सालों के बाद रिपीट करता है। फिर से मैं ये बोल रहा हूँ कि जब मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको पूरा बताऊंगा डिटेल्स, यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक मैं आपको बता देता हूँ। नॉर्मली आप ना इस ईयर को किससे डिवाइड करना? 4 से, और 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा, 1 बचेगा, 2 बचेगा और 3 बचेगा। अगर बच्चों रिमाइंडर आपका 0 बचता हो, इसका मतलब वो ईयर लीप ईयर था, क्योंकि 2004, 2008, 2012, 2016 तभी तो 0 बचेगा। तो आप उसको 0 बचे तो 28 ऐड कर दीजिएगा,
1 बचता हो तो 6 ऐड कर दीजिएगा, और 2 और 3 बचता हो तो क्या ऐड कर दीजिएगा, 11। ठीक है, बेसिक में जो 2000, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये वाला सेगमेंट आपका लग जाएगा। तो हमने 2025 को 4 से डिवाइड किया, 4 6 24, रिमाइंडर बच गया क्या, 1, और 1 बचा तो अपने को कितना ऐड करना है, 6। इसका मतलब 2025 में 6 ऐड करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 2031, एंड दैट इज द करेक्ट आंसर। समझ आई बात? ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। अब मैंने बात कही कि ये इसका बेसिक है, कई सारे टाइम ये वाला रूल आपका नहीं लगता है, लेकिन कहाँ नहीं लगता है, ना लगने के पीछे एक बड़ा रीजन होता है ये, जब सेंचुरी चेंज होता है, और सेंचुरी चेंज होने की कंडीशन में जो सेंचुरी ईयर्स होगा वो लीप ईयर नहीं होगा, तब ये वाला रूल लगता है। कैसा, एक बार दोबारा समझिए। जैसे सपोज कर लो कि हम 1901 से चलते हुए 1999 पे पहुंचे, और फिर 2000 क्रॉस करके 2001 में चले गए। इसके बीच में जो 2000 सेंचुरी ईयर्स आया था, क्या वो लीप ईयर है? यस, क्योंकि 400 से डिवाइड करेंगे कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, ये लीप ईयर है। और अगर ये लीप ईयर है तो यहाँ पर अपने को कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये नॉर्मल रूल लग जाएगा। लेकिन सपोज कर लो एक ऐसा कंडीशन, जैसे हमने ये 2099 के बाद अपन 2101 में पहुंचे, और इसके बीच में आ गया कौन सा ईयर, 2100 ईयर। क्या ये लीप ईयर है? तो आंसर है नहीं। और क्या ये लीप ईयर नहीं है तो ये रिपीटिशन वाला रूल लगेगा, तो आंसर है नहीं। कैसे, ये समझिए। जैसे सपोज कर लो अगर आपसे ऐसा पूछ लेता कि 2095 कब रिपीट करेगा। अब अगर 2095 को 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बचने वाला है, 3। 95 को 23 4 जा 92 होता है, हाँ ठीक है, क्या बचने वाला है, 3। क्या 3 बचने पे अब हम इसमें डायरेक्टली एज पर रूल 11 ऐड करके आंसर को 2095 प्लस 11 2100 06 कर दें? क्या ये कर दें? तो आंसर है नहीं, आंसर गलत हो जाएगा। समझ आई बात? तो जब कभी सेंचुरी चेंज होता हो और सेंचुरी ईयर्स लीप ईयर ना होता हो, तो सिंपली ध्यान में रखिएगा, चाहे वो किसी से भी डिवाइड करो, चाहे वो 4 से डिवाइड करने पे कुछ भी रिमाइंडर आता हो, 0 1 2 3 कुछ भी, इन ऑल द केसेस यू हैव टू ऐड 12। इन एवरी केसेस यू हैव टू ऐड 12। और इस रूल को चेकआउट करने के लिए आप एक काम कर लेना, ऐसा मान लेना कि 1 जनवरी 2095 अगर मंडे था तो 1 जनवरी 96 ट्यूसडे हो जाएगा। ध्यान रखना 96 लीप ईयर है, लेकिन हमने फरवरी क्रॉस नहीं किया तो 2 मत ऐड कर लेना। 97 मंडे ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे थर्सडे हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है, What is the angle between the minute hand and the hour hand when the clock shows 4:25 hours? फिर से अपन कौन सा आ गया, क्लॉक है, मतलब क्लॉक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आपसे यहाँ पर क्या पूछ लिया, एंगल। एंगल पूछने के भी मैंने जो लास्ट क्वेश्चन बताया था वैसा ही है। जब कभी आपसे एंगल पूछा जाता हो, आप बस एक काम कर लेना, 30h माइनस 11/2m। शॉर्ट ट्रिक है, डिस्क्रिप्टिव में बताऊंगा जब अपन पूरा क्लास करेंगे नेक्स्ट। तो बिल्कुल भी परेशान मत होना, ऐसा मत हो जाना कि मैं सीधा वो शॉर्ट ट्रिक बता के निकल जा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। तो हम इसमें क्या करने वाले हैं, 30h रिप्रेजेंट्स r इंटू 4 माइनस 11/2, और ये क्या हो जाएगा, 25। ठीक है, 30 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 120 माइनस, पहले से 1125 मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 11 5 जा 55 बचा 5, 11 2 जा 22, ये हो जाएगा, और अपॉन में क्या करने वाले हैं, 2। करेक्ट है, 11 5 जा 55 बचा 5 22, हाँ 27। अब इसमें से इसको डिवाइड कर लो, या एलसीएम निकालो, जैसे करना हो कर लेना, मैं डिवाइड कर देता हूँ। तो 2 1 जा 2 3 जा और 2 7 जा, और पॉइंट हो जाएगा 5। ठीक है, अब इसको इसमें से अगर डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आने वाला है, 17.5। क्या ऑप्शन में 17.5 है? यस है। ठीक है, एक तो ये हो जाएगा। पैटर्न इसके 2 3 4 डिफरेंट पैटर्न है फाइंड करने के, लेकिन वो अभी नहीं, अभी ये पर पेपर कर रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव बताऊंगा, शानदार तरीके से पढ़ाऊंगा ये चैप्टर भी मैं, ताकि आपके लिए आसान हो सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या गिवन है।
कंसीडर द सीक्वेंस ABCD। पहले देखो मैंने 2023 वाले में भी आपसे बताया था, मैं अभी दोबारा बता दे रहा हूँ आपको क्या करना होता है इसमें। सबसे पहले काउंटिंग कर लीजिएगा इसको, कितने हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 20 का मतलब ये है इधर 5 इंटू 4 और 4 इंटू 5। लास्ट में मेरे को याद है कि 5 इंटू 4 शायद आया था। चलो करके देखते हैं 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ये मेरे को लग रहा है सेम ही क्वेश्चन है, 2023 वाला ही क्वेश्चन है, 24 में भी रिपीट हुआ था ये, ठीक है। चलिए उस वाले क्वेश्चन में कैसा आया था, 4 लेटर है लेकिन 5 का ग्रुप है, मतलब कोई भी एक लेटर रिपीट हुआ था। और कौन कौन सा लेटर रिपीट हुआ था वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। सबसे पहले आप देख लो, इसमें हमने 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है। इसमें कौन सा रिपीट हुआ है, बी रिपीट हुआ है। इसमें कौन सा होगा, सी। इसमें कौन सा होगा, डी। फॉर्चुनेटली यहाँ पर ए हो जाएगा रिपीट, ठीक है। तो आपका इसमें से कौन कौन सा, अच्छा एक ये खाली जगह यहाँ पर, चूंकि ग्रुप का सीक्वेंस बनना है तो ये हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, AACOD, ये जो भी है बहुत सिंपल सा था, AACOD, दैट इज द करेक्ट वन, आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं जल्दी जल्दी। विच इज द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ कट्स रिक्वायर्ड टू कट अ क्यूब। फिर से आ गया क्यूब का क्वेश्चन, इनटू 64 आइडेंटिकल पीसेस। अच्छा पहले 64 आइडेंटिकल पीसेस समझो। मैंने आपको उस दिन क्यूब के कंडीशन में बताया था कि जो नंबर ऑफ क्यूब्स होते हैं ना स्मॉलर, वो हमेशा किसी न किसी नंबर का अपने आप में ही क्यूब हो जाता है। तो पहले ये बताओ 65 किसका क्यूब है, 65 क्यूब है किसका, 4 का। ये सॉरी 64 किसका क्यूब है, 4 का। इसका मतलब ये 4 है ना। मतलब ये कि जब अपन एक क्यूब बना के और उसका एक फेस बाहर निकालेंगे तो हमारे पास ये 1 2 3, ध्यान रखना कितने डिवाइड किया है, 1 2 3 4 पार्ट्स में। लेकिन 4 पार्ट्स डिवाइड करने के लिए कट कितनी बार लगाना पड़ा है, 3 टाइम्स। इधर से भी देख लो, ये 1 ये 2 और ये कट कितनी बार लगाना पड़ा है, 3 टाइम्स। मतलब सिंपल सा, इसको इतना और इजी कर देता हूँ मैं। आपके पास एक लाइन है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए कितने कट लगाने पड़ेंगे, 1। 3 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए कितने कट लगाने पड़ेंगे, 2। 4 पार्ट्स में लगाने के लिए कितने कट लगाने पड़ेंगे, 3। यानी कि 4 पार्ट्स में कट लगाने के लिए कितने हो जाएंगे, 3। अब जो डाइस या क्यूब जो होता है उसको कट करने के लिए आपको कितने तरीके से, कितने साइड से काटना पड़ता है, 3 साइड से। कैसा, मैं ये भी आपको बताता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो, चीज़ें बहुत आसान हो जाए आपके लिए और आप इजीली सॉल्व कर पाओ। आप जब क्यूब बनाते हो, है ना, क्यूब, शायद क्यूब का पिक होना चाहिए, बाद में देखते हैं। आप जब क्यूब बनाते हो ऐसा, तो ये कॉन्फ़िगरेशन अपन फ्रेम करते हैं, यही होता है ना क्यूब हमारा, ठीक है। आप एक ऊपर से कट करोगे ऐसे 3 में, ये 4 बन जाएगा पूरा, यहाँ से नीचे वाले लेयर तक 4 बनेगा। फिर यहाँ से 1 2 3 करोगे तो ये आपका 4 बन जाएगा पूरा पार्ट में। और फिर यहाँ से अगर आपने 3 कर दिया तो फिर ये पूरा 4 में बन जाएगा। इसका मतलब ये कि 3 3 6 और 3 9 कितने हो जाएंगे ये। अब सिंपल सा देखिए, आज के बाद कभी भी ये क्वेश्चन पूछे तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो नंबर यहाँ पर गिवन है कितने हैं, 64, ये किसी न किसी का क्यूब है, इसका मतलब किसका, 4 का। और ये 4 क्या हो जाएगा, इस पर्टिकुलर साइड्स को कितनी बार काटा गया, इनफैक्ट किसी भी डाइस के किसी भी साइड को कितनी बार, सॉरी क्यूब के कितने बार काटा गया होगा, कितने पार्ट्स में काटा गया होगा, 4 पार्ट्स में। और 4 पार्ट्स में काटने के लिए कितने की जरूरत होती है, 3 की। बस उसी को 3 टाइम्स ऐड कर लीजिएगा, 3 + 3 + 3। अगर 5 होता तो 4 + 4 + 4, अगर 6 होता तो 5 + 5 + 5 एंड सो ऑन, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमने निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। नेक्स्ट में क्या लिखा है, इन द एक्सप्रेशन, ये है ईच एट मोस्ट 2 टाइम्स, अच्छा मैक्सिमम 2 बार यूज कर सकते हैं किसी भी एक साइन का, विच इज द स्मॉलेस्ट नेगेटिव वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। अच्छा सॉरी नॉन नेगेटिव, ऐसा वैल्यू निकालना है कि नॉन नेगेटिव हो जाए। मैं इसको दोबारा यहाँ लिखता हूँ, अपने को लिखना है 5 4 3 2 एंड 1, ठीक है। 5 4 3 2 1, और ये जो स्टार है ना, इस स्टार की जगह पर आपको ये रखना है प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन, 3 चीज़ों का यूज करना है। और तब बताना है कि कौन सा स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा जो नॉन नेगेटिव हो जाएगा। बड़े क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। अगर
किसी भी एक साइन को 2 बार यूज कर सकते हैं। मान लो ऐसा, अगर ये मैंने यूज कर दिया, ठीक है, और यहाँ पर ये यूज करके प्लस कर दिया, अगर एक बार ये यूज कर लिया। ज़्यादातर लीस्ट साइन यूज कर बनाना है अपने को, तो जो बड़े नंबर्स है वहाँ पे माइनस लगा है तो ज़्यादा करेक्ट आएगा आंसर आपका। तो यह क्या हो जाएगा 5, ये -7 + 2, तो 5 2 7 और 7 माइनस ये 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेगेटिव वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन विच इज़ द स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव वैल्यू, प्रोबेबली आंसर डी 0 हो जाना चाहिए। क्या इसका दूसरा कुछ बन सकता है? 6, अगर इस पोजीशन पे माइनस ना रख के प्लस रख देते, यहाँ मल्टीप्लाई रख देते, और यहाँ माइनस रख देते, तो नहीं बनता, बड़ा नंबर हो जाता है। आई होप ये प्रोबेबली करेक्ट आंसर है जो हमने चूज कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलता है। नेक्स्ट में क्या लिखा है ना, सर्टेन कोड ABCD इज रिटन एज 24। ABCD 24 कैसे बना? अब देखो, कोडिंग टू कोडिंग में जब लेटर से या वर्ड्स को नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं तो 3 पैटर्न होता है। सबसे पहले या तो उसके प्लेस वैल्यू को ऐड कर दिया जाता है, या कुछ फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई ज़्यादातर देखा है, या तो रिवर्स का कर दिया जाता है। आई होप आपको पता होगा। प्लेस वैल्यू करके अगर देखा तो A इक्वल टू क्या होगा 1, B इक्वल टू क्या होगा 2, C इक्वल टू क्या होगा 3 और D इक्वल टू क्या हो गया 4। अब ये क्या इनको ऐड कर रखा है? तो 4 3 7 7 2 9 और 10 नहीं। क्या इनको मल्टीप्लाई कर रखा है? यस, इनका मल्टीप्लिकेशन है। नंबर देख के इजी हो गया। अगर अपन इसको ऐसा मल्टीप्लाई करते तो 4 3 12, 12 2 24 और 24 ही है। EFGHI में देख लेते हैं। E का वैल्यू कितना है 5 इंटू 6 30, 30 इंटू 7 3 7 21 210, एंड 210 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करें तो 680। यस, मतलब ये कि जो लेटर्स है उसके नंबर्स को प्लेस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मल्टीप्लिकेशन प्लेस वैल्यू क्या होता है, ध्यान रखिएगा ये। अब यहाँ पर आई है, आई की वैल्यू कितनी है 9, जे कितनी है 10, ये 11 और 12। एक काम कर लेते हैं, इसको ऐसा मल्टीप्लाई करते हैं 12 इंटू 10 120 और ये हो जाएगा 99। अब 120 से 99 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 छोड़ देते हैं, 12 से कर लेते हैं। 12 9 12 9 108, 8 10 12 9 108 और 10 118, 8 11 और ये हो जाएगा प्रोबेबली 88 11 88 0। ठीक, सिंपल था क्वेश्चन। अभी तक जो क्वेश्चन मेरे को ठीक ठाक लगा है वो आपका लगा है क्लॉक का एक क्वेश्चन जो था, जो आपसे पूछ लिया था कि 0 कितनी बार बनेगा, ये वाला। चलिए, इफ इन अ सर्टेन कोड पॉट इज रिटन एज टॉप एंड ट्रैप इज, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत शानदार। ये पॉट को उल्टा कर दिया है टॉप, मतलब जो लेटर्स जो वो एक्चुअल में पैरेंटल वर्ड जिसको बोलते हैं उसको उन्होंने फिर यहाँ पर ट्रैप का पार्ट कर दिया होगा P8 और दोनों में A पहले ऐड कर दिया। तो अपने पास क्या है ये, तो पहले तो इसको ऐसा कर दीजिए ANERA और इसमें एक और क्या ऐड कर दीजिए AANERA AANERA ऑप्शन नंबर डी। चलिए फटाफट चलते हैं आगे की तरफ। व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ स्टार इन द सीक्वेंस। वैसे ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है लेकिन रीजनिंग में भी आता है, एसएससी के सिलेबस में पूछा जाता है, अपन करके देख लेते हैं। ये प्रोबेबली देखो, मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ कि जब नंबर्स ज़्यादा इंक्रीज कर रहा हो, स्टीप इंक्रीमेंट हो, तो वहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन ना करके मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रूल यूज करना चाहिए। तो मेरे को ऐसा लगा बहुत ज़्यादा इंक्रीजिंग है तो एक कंडीशन, दूसरा ये लग सकता है कि क्या स्क्वायर एंड क्यूब की कंडीशन है, प्रोबेबली स्क्वायर एंड क्यूब की कंडीशन हो सकता है। क्या इसको आपस में ब्रेक किया जा सकता है अलग अलग ऐसा? ये 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3, फिर 14 का हो जाएगा 2 क्यूब प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2, 2 दूना 4 दूना 8 और प्लस 4 और प्लस 2, यस 14, फिर 3 क्यूब 27 प्लस 3 स्क्वायर 9 और प्लस 3 39, 4 का और ये हो जाएगा
5 का, तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125 प्लस स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और प्लस 5, तो 155 इज द करेक्ट आंसर। बहुत शानदार क्वेश्चन था, बहुत बेहतरीन, टाइम लगाना पड़ा है, सोचना पड़ा है, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, in some code letters PQRST represent number 4, 5, 10, 12, 15. It is not known which letter represent which number. If Q minus S equal to 2S and T equal to R plus S plus 3, then what is? ये probably maths का question है, but let's try। अपने को नहीं पता, हाँ इतना पता है कि Q minus S equal to 2S, तो इतना पता चल गया कि Q कोई बड़ा नंबर है ना, और S कोई छोटा नंबर है, और इन दोनों का डिफरेंस S के 2 मल्टीपल के बराबर है। तो 12 माइनस 4 8, यस 12 माइनस 4 8, और अगर यहाँ पे 2 इंटू 4 कर दिया तो 8 हो जाएगा। क्या शानदार लगा, बहुत शानदार। उसके बाद क्या लिखा है, T इक्वल टू R प्लस S प्लस 3, तो ये तो 3 है, S का हमने 4 ऑलरेडी कर लिया है, और 7, अब इसमें कौन सा एक नंबर ऐसा ऐड कर लें, प्रोबेबली R को 8 देना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा 15, एंड सो P प्लस R माइनस T इक्वल टू P का वैल्यू 1 बच जाएगा, P का वैल्यू क्या बचा 10, तो 10, और R का वैल्यू क्या बचा 18, और माइनस T क्या हो जाएगा 15, तो 18 माइनस 15 3, दैट इज द करेक्ट आंसर। बहुत शानदार, सिंपल वे में लगा है और अच्छा लग गया है, और ये कारण है सॉल्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने का। अच्छा था, शानदार था। क्या लिखा है, अ पर्सन वॉक्स 100 मीटर वेस्टवर्ड, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, बहुत शानदार चैप्टर है, बहुत ईजी होता है, आपके लिए भी आसान होगा। अ पर्सन वॉक्स 100 मीटर वेस्टवर्ड, किसी पर्टिकुलर पोजिशन से, पहले आपको ध्यान देना नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, तो क्या लिखा है, अ पर्सन 100 मीटर वेस्टवर्ड चलता है, देन टर्न लेफ्ट चलता है, और फिर से 100 मीटर चलता है, ही देन टेक्स अ 225 डिग्री टर्न क्लॉकवाइज, अच्छा समझना, क्लॉकवाइज टर्न लेता है 225 डिग्री इस पोजीशन से। अब पहले ये समझो कि क्लॉकवाइज अपन इधर चलेंगे या इधर चलेंगे, तो क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की डायरेक्शन में, और घड़ी की डायरेक्शन का मतलब ये कि इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज चलना है, लेकिन 225 डिग्री। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे ले लेता 90 डिग्री, फिर यहाँ से अप चल लेता 180 डिग्री, लेकिन अपने को चलना है 225, अब अगर दो बार, या सिंपल ऐसा रख लीजिए 180 डिग्री डाउनवर्ड जा रहे थे तो 90, और अपवर्ड चलेंगे तो 180 डिग्री, लेकिन अपने को 225, इसका मतलब 45 डिग्री और रिमेनिंग है, तो 45 डिग्री अपने को ये चलना पड़ेगा, ठीक है, और ये 45 डिग्री, अच्छा डिस्टेंस नहीं गिवन है 45 डिग्री, तो क्या पूछा है, इन विच डायरेक्शन इज ही वॉकिंग नाउ, तो ये वॉक कहाँ कर रहा है, अब ध्यान रखना, ये मूवमेंट के बाद अगर आपका क्लियर ना हो तो ये ऊपर नॉर्थ, यहाँ पे साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट है, तो ये जो डायरेक्शन है किन दोनों के बीच में है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी नॉर्थ ईस्ट। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रोबेबली आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। क्या लिखा है, पर्सन वॉक्स 100 मीटर स्ट्रेट फ्रॉम हिज हाउस, फिर से डायरेक्शन डिस्टेंस का ही क्वेश्चन है, इजी होने वाला है। उसका ये घर है, और इस घर से पर्सन 100 मीटर स्ट्रेट फ्रॉम, अच्छा किस डायरेक्शन में नहीं पता, तो अपन स्ट्रेट ऐसा मान लेते हैं कि स्ट्रेट चला है 100 मीटर, डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में बाद में चूज कर लेंगे अपन, ठीक है। देन ही टर्न्स लेफ्ट टर्न कर लिया, और फिर 100 मीटर, अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड 300, फिर से लेफ्ट और 300, तो मेक श्योर इसके बराबर में 100 मीटर यहाँ कंप्लीट, और ये 200 डाउनवर्ड चला जाएगा। आई होप इतना आपको पता है, बहुत सिंपल वे में गिवन है, ठीक है। और हम कहाँ तक चल चुके हैं, यहाँ तक। देन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 100 मीटर टू रीच हिज ऑफिस, अच्छा यहाँ से राइट टर्न ले लिया 100 मीटर। अब आप बोलोगे कि सर अपन ऐसे करे, तो राइट आपने एक बार इधर बोला, तो जब नॉर्थ फेस करेंगे तब राइट, और जब साउथ फेस करेंगे तब राइट, एग्जैक्टली अपोजिट हो जाता है, इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ये और 100 मीटर और ऑफिस पहुंच गया, चलो भैया ऑफिस पहुंच गया, काम करना शुरू कर दिया, ऑफिस आ गया। अब क्या लिखा है, इन विच डायरेक्शन डज ही वॉक इनिशियली फ्रॉम हिज हाउस इफ हिज ऑफिस इज एग्जैक्टली इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अब समझो, उसने ये बोला है कि यहाँ पर उसका घर था, ये पोजीशन, और यहां से जब उसने इसको देखा तो नॉर्थ ईस्ट दिखा, ये कहाँ दिखा है, नॉर्थ और
ईस्ट डायरेक्शन में। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इनिशियली उसने किस डायरेक्शन में शुरू किया था। एक काम करते हैं, उसने बोला नॉर्थ ईस्ट, तो अपन नॉर्थ ईस्ट ही मान लेते हैं। देन अब समझो, सबसे पहले नॉर्थ यहां होता है। अगर हम इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कैसा भी मूव करा लें, और ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। एक बात बताइए, अगर मैं नॉर्थ को यहाँ रखूं, मैंने कितना मूव करा दिया, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज सॉरी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो ईस्ट कहाँ चल के आएगा, इस पोजीशन पर। नहीं हुआ कॉम्बिनेशन। अच्छा, अगर मैंने नॉर्थ को यहाँ रख दिया तो ईस्ट कहाँ चल के आएगा, इस पोजीशन पर, और फिर ये जो डायरेक्शन है ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। हो जाएगा, तो कर लेते हैं। ये नीचे कर देते हैं नॉर्थ, जो हमने यहाँ पुट किया, इसको कर देते हैं ईस्ट, और ये ईस्ट हुआ तो ये वेस्ट, और ये क्या हो गया, साउथ। मतलब ओरिजिनल डायरेक्शन के एग्जैक्टली अपोजिट में क्वेश्चन का फॉर्मेशन हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, जब क्वेश्चन के स्टार्टिंग में डायरेक्शन डायरेक्ट गिवन ना हो, तो जो भी स्ट्रेट, लेफ्ट, राइट टर्न जो गिवन है मान लो, चल लीजिए, और फाइनली उसने जिस डायरेक्शन को जो नाम दे दिया है उसको एग्जैक्ट मान के और उस पर अपना बेस बना लीजिए। नॉर्मली ये एसएससी के लेवल में कई बार ऐसा पूछा जाता है क्वेश्चन में, जब वो कहते हैं कि नॉर्थ बिकम साउथ, नॉर्थ बिकम नॉर्थ ईस्ट, साउथ बिकम ईस्ट, एंड ये वाला पैटर्न। तो जब अपन बेसिक से पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा वो। ठीक है, तो ये आपका आंसर फाइनली कौन सा हो जाएगा कि इनिशियली उसने किस डायरेक्शन में चलना शुरू किया था, अपवर्ड, इसका मतलब साउथ डायरेक्शन में चलना किया था। साउथ इज द करेक्ट आंसर। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। अच्छा, ये क्वेश्चन हमने कर लिया है। सो दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। आई होप आपको समझ में आया होगा पैटर्न। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो थोड़े से डिटेल्स में पढ़ने की ज़रूरत है, जैसे क्लॉक की बात कर ली, कैलेंडर के रिपीटेशन की बात कर ली। डायरेक्शन इतना मुश्किल नहीं है, ईजी है। तो कल जैसे मैं कीबोर्ड शुरू करने वाला हूँ, फिर अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, फिर क्लॉक, कैलेंडर एंड सो ऑन, हम चलते रहेंगे उस पैटर्न पे। प्रीवियस ईयर आपको सॉल्व कराता रहूँगा अच्छे क्वेश्चन। जो कमेंट्स आपके थे मैंने उसको बहुत ही बोला है मैंने वीडियो में उसका, इसका ये मतलब नहीं कि मैंने उसको सीरियस नहीं लिया, मैंने सीरियस लिया है। बहुत रिस्पेक्ट है आपके कमेंट की। कोशिश जरूर करेंगे कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा शामिल किया जाए जब बेसिक क्लास ली जाती है तब। तो कल मिलते हैं, तब तक अच्छे से पढ़ाई करें। स्टे हैप्पी। जय हिंद।